हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है ईडू मास्टरी में, जहां हम आज आपको एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई समझाने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड्स में इजीली फुल स्कोर कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये एग्रीगेट डिमांड आखिर है क्या? देखो, क्लास 11th में आपने डिमांड पढ़ा था, है ना? जैसे एक पर्टिकुलर पेन की डिमांड या एक चॉकलेट की डिमांड, बट वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जहां हम पूरी कंट्री की इकोनॉमी को एज अ होल देखते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का सिंपल सा मतलब है पूरी इकोनॉमी में एक साल के अंदर सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल प्लान डिमांड। एकदम आसान भाषा में कहें तो देश का कुल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखो। एडी का मतलब सिर्फ डिमांड नहीं है, बल्कि प्लान्ड डिमांड है। इसका मतलब है कि एक साल के टाइम पीरियड में इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स मिलकर कितना पैसा खर्च करने का प्लान कर रहे हैं। और इसीलिए एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये टोटल प्लान्ड खर्चा ही तो है, राइट? तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये टोटल खर्चा करता कौन कौन है। सोचो, इकोनॉमी में 4 मेन प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले हम और आप, यानी हाउस होल्ड्स। हम जो चीजें कंज्यूम करते हैं उसे हम कहते हैं सी। दूसरा, प्राइवेट फर्म्स। ये लोग मशीनरी, बिल्डिंग्स, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। ये हो गया आई। तीसरा प्लेयर है ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट, जो रोड्स, स्कूल्स, डिफेंस पर पैसा लगाती है, वो है जी। और चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी फॉरेन सेक्टर, जिसमें हम नेट एक्सपोर्ट्स लेते हैं, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जिसे हम एक्स माइनस एम से लिखते हैं। लेकिन आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। क्लास 12th के सिलेबस के लिए हमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है। हम एक सिंपल सी क्लोज्ड इकोनॉमी अज्यूम करते हैं, जिसमें ना गवर्नमेंट है और ना ही फॉरेन ट्रेड। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे, हाउस होल्ड्स जो सी हैं और फर्म्स जो आए हैं। और इससे हमारी सारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। तो इस 2 सेक्टर मॉडल के हिसाब से हमारा एक गोल्डन फॉर्मूला बन जाता है, और ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। AD इज इक्वल्स टू C प्लस I। दैट्स इट। यानी एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सिंपल। सच बताऊं तो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर इसी एक फॉर्मूला के आगे पीछे घूमेगा। चलो अब इस टेबल को आराम से समझते हैं, ठीक है? यहां हमने अलग अलग इनकम लेवल्स लिए हैं, यानी Y, और उस पर कंजम्पशन C और इन्वेस्टमेंट I को देखा है। एक चीज नोटिस करो, हमने इन्वेस्टमेंट को फिलहाल कांस्टेंट मान लिया है 20, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है 0 से 100, 100 से 200, वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। अब AD कैसे निकाला? सिंपल, हर लेवल पर C और I को ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब इनकम 0 है, AD है 40 प्लस 20 यानी 60। इजी मैथ्स, राइट? बट वेट अ मिनट, एक अजीब चीज देखो यहां। जब इनकम 0 है तब भी कंजम्पशन 40 है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? और यहीं पर आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑटोनॉमस कंजम्पशन का, जिसे हम C बार से भी डिनोट करते हैं। सोचो, अगर किसी इंसान की इनकम एकदम 0 हो जाए, तो क्या वो खाना पीना बंद कर देगा, जीना छोड़ देगा? नहीं ना। जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम खर्चा करना ही पड़ता है, उसे ही हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। और ये पैसा कहां से आता है? या तो पास सेविंग से, या फिर किसी से उधार लेकर। दैट्स वाई कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिमांड साइड यानी खर्चे की बात तो हमने कर ली। अब चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, एग्रीगेट सप्लाई यानी AS। सोचो, अगर AD टोटल प्लान्ड खर्चा है, तो AS क्या होगा? सिंपल, ये पूरी इकोनॉमी का टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये स्लाइड AD और AS को आई थिंक परफेक्टली कंपेयर करती है। देखो, AD जैसा हमने देखा टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, हमारे केस में C प्लस I, और दूसरी तरफ है एग्रीगेट सप्लाई, जो कि नेशनल इनकम के बराबर होता है। और हम अपनी इनकम यानी कमाई का क्या करते हैं? या तो उसे खर्च करते हैं यानी कंज्यूम C, या फिर उसे बचाते हैं यानी सेव S। तो AS का फॉर्मूला क्या बना? C प्लस S। तो हमेशा याद रखो, AD इज इक्वल टू खर्चा, AS इज इक्वल टू कमाई। एक मिनट, अब आपके दिमाग में एक बहुत जरूरी क्वेश्चन आना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई यानी AS नेशनल इनकम यानी Y के इक्वल होता है, बट वाई? इसके पीछे का लॉजिक एक्चुअली बहुत सिंपल है। सोचो, इकोनॉमी में जितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, वही तो AS है, राइट? तो उतनी वैल्यू की इनकम भी तो लोगों को मिलेगी ना। फैक्ट्री में काम करने वाले को सैलरी, लैंड के ओनर को रेंट, ये सब इनकम ही तो है। तो जितना प्रोडक्शन उतनी ही इनकम। सिंपल, दैट्स व्हाई AS इज ऑलवेज इक्वल टू Y। चलो इसको टेबल से प्रूव करते हैं। यहां हमने इनकम Y से कंजम्पशन C को माइनस करके सेविंग्स S निकाली है। देखो, जब इनकम 100 है और खर्चा 120, तो सेविंग हो गई -20। इसका मतलब इंसान अपनी पुरानी सेविंग से निकाल कर खर्च कर रहा है।
इसे डिस सेविंग कहते हैं। अब जब हम हर लेवल पर C और S को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है AS। और अब आखिरी दो कॉलम्स को देखो, Y और AS, दे आर एग्जैक्टली द सेम। दिस प्रूव्स कि AS हमेशा हमेशा Y के इक्वल होता है। और इसीलिए जब हम एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा एक परफेक्ट 45 डिग्री लाइन होती है जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि ग्राफ के एक्स एक्सिस पर हम इनकम लेते हैं Y और Y एक्सिस पर AS, और क्योंकि हर पॉइंट पर AS Y के बराबर होता है, इसीलिए ग्राफ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाती है जो 90 डिग्री के एंगल को बिल्कुल बीच से 45 डिग्रीज में डिवाइड करती है। इस लाइन को लाइन ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। चलो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और कंजम्पशन के पैटर्न को समझते हैं। लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। इस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, चलो देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझो। एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपली आपकी टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशो है, C/Y। ये आपकी खर्च करने की एवरेज आदत बताता है। लेकिन एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थोड़ा अलग है। ये बताता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई या एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा आप खर्च करते हो, यानी चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। एमपीसी के बारे में कुछ की पॉइंट्स हमेशा याद रखना। पहला, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। दूसरा, सोचो एक गरीब आदमी की अगर सैलरी 1000 रुपए बढ़ती है तो वो उसका ज्यादातर हिस्सा अपनी बेसिक जरूरतों पर खर्च कर देगा, इसलिए पुअर पीपल का एमपीसी जनरली हाई होता है। वहीं एक अमीर आदमी की इनकम अगर 1 लाख बढ़ भी जाए तो वो ऑलरेडी अपनी जरूरतें पूरी कर चुका है, इसलिए वो उस एडिशनल इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेव करेगा। इसलिए कहते हैं कि रिच लोगों का एमपीसी लो होता है। अब जैसे हमने कंजम्पशन के पैटर्न को समझा, बिल्कुल उसी तरह हम सेविंग के पैटर्न को भी समझ सकते हैं, और इसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। लॉजिक एकदम सेम है, बस अब हमारा फोकस कंजम्पशन से हटकर सेविंग्स पर चला जाएगा। देखो ये बिल्कुल पैरेलल कॉन्सेप्ट्स हैं। एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है टोटल सेविंग और टोटल इनकम का रेशो यानी S/Y, और एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का रेशो यानी डेल्टा S/डेल्टा Y। बिल्कुल वही एवरेज हैबिट वर्सेस एडिशनल इनकम वाली बात, बट इस बार सेविंग्स के लिए। अब आते हैं इनके रिलेशनशिप्स पर, और ये 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए इट्स अ गोल्ड माइन। पहला, एपीसी प्लस एपीएस हमेशा 1 के बराबर होता है। लॉजिक बहुत सिंपल है, आप अपनी इनकम का या तो कंजम्पशन करोगे या सेविंग, कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो उनके प्रपोर्शंस का टोटल हमेशा 100% यानी 1 ही होगा। अगर आप 70% खर्च करते हो यानी APC इक्वल्स टू 0.7, तो ऑब्वियसली आप 30% सेव कर रहे हो यानी APS इक्वल्स टू 0.3, और 0.7 प्लस 0.3 क्या होता है? 1। और बिल्कुल यही सेम टू सेम लॉजिक मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स पे भी अप्लाई होता है। सोचो आपकी इनकम 100 रुपए बढ़ गई, अब उस एडिशनल 100 रुपीज का आप क्या करोगे? या तो कुछ खर्च करोगे या बचाओगे, राइट? तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। दैट्स वाई एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर उस एक्स्ट्रा 100 रुपीज में से आपने 60 रुपीज खर्च कर दिए तो आपका एमपीसी हो गया 0.6, तो बचे कितने? 40, यानी आपका एमपीएस है 0.4। सिंपल। ये दोनों फॉर्मूलेज तो आई एम टेलिंग यू 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए बाय हार्ट कर लो। तो चलिए एक बार फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड AD इज इक्वल्स टू C+I, एग्रीगेट सप्लाई AS इज इक्वल्स टू C+S, और हाँ याद रखिएगा AS हमेशा नेशनल इनकम Y के बराबर होता है। फिर हमने देखा APC और APS जो टोटल इनकम पर बेस्ड हैं, और MPC और MPS जो चेंज इन इनकम पर बेस्ड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके दो गोल्डन रिलेशनशिप्स APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1 और MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर क्विक रिवीजन। इस चैप्टर के आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे इक्विलिब्रियम, वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।